नाज़रीन, दुनिया में बड़ी जंगें हो रही हैं। दी टाइम्स के मुताबिक दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं। कहीं पर पॉज का बटन दबा हुआ है, कहीं पर तैयारी की जा रही है, कोई ब्रिंक ऑफ द वॉर के ऊपर है। यानी आप कहें कि दुनिया, आधी जो दुनिया है वो ऑलरेडी हालत जंग के अंदर है। ये कितनी अजीब बात है, आधी दुनिया ऑलरेडी हालत जंग में है, जिसमें मेजर वॉर जारी है, लाइक यूक्रेन वॉर जारी है, जिसमें मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग इस वक्त जारी है। ठीक है, और ये सब बड़ी जंगें हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला करने जा रही हैं, जो अगली दुनिया जो है वो उसका फैसला करने जा रही है। इस वक्त हम उस टाइम से नाज़रीन गुजर रहे हैं कि जो पिछली दुनिया थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमर्ज हुई थी, वो आप समझें कि वो तो खत्म हो गई है, खत्म हो रही है और खत्म हो गई है, वो समझिए गई। अब एक नई दुनिया ने इमर्ज होना है। उसमें कौन किसको कहां कैसे पोजीशन करेगा, क्या अलायंसेस होंगे, कौन से मुल्क रहेंगे, कौन से इमर्ज करेंगे, तो ये बहरहाल एक नई दुनिया जब वो इमर्ज कर रही है। और नाज़रीन, जब भी ये वाला टाइम दुनिया पर आता है कि ये जो दरमियानी टाइम होता है तखरीब और तामीर का, ये सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा अनसर्टन टाइम होता है कि अगले लम्हे क्या हो जाए, कौन सी जंग छिड़ जाए, क्योंकि वो सर्वाइवल की जंग होती है। आपको अपने लिए करना है, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको अपना सर्वाइवल करना है, तो वो बड़ा खतरनाक तरीन टाइम होता है। और इसमें जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने मफादात के लिए हर हद तक, यानी जिसमें कोई ज़ाब्ता, कानून, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम होता है। अब नाज़रीन, इन तमाम जंगों के अंदर जो सबसे बड़ी जंग है, यानी यूक्रेन की जंग भी बहुत बड़ी है, मिडिल ईस्ट की जंग भी बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी जंग जो वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला करने जा रही है, यानी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देखिए तमाम जंगों का फैसला करेगा, वो तमाम मुल्कों का फैसला करता है। वर्ल्ड ऑर्डर ही है जो हमारी जिंदगियों को शेप करता है। ये जो आज हम जैसे हैं, देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से है कि वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है आपकी इकॉनमी कैसी होगी, आपके मामलात कैसे चलेंगे, तो वही एक एक फर्द की जिंदगियों को शेप करता है। तो वो वर्ल्ड ऑर्डर की जो सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त जारी है, वो कई सतह पर जारी है, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई, वो जो जंग है वो असल में नाज़रीन अमेरिका के अंदर जारी है। अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो असल लड़ाई छिड़ गई है, वो फैसला करने जा रही है मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो फैसला करने जा रही है यूक्रेन के हवाले से, वो फैसला करने जा रही है ताइवान के हवाले से और वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। अमेरिका में अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई, यानी इसको कहा जा रहा है कि जो लास्ट सिविल वॉर हुई थी उसके बाद से लेकर आज कोई 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आज जो है वो अमेरिका सबसे ज्यादा अंदरूनी टूट फूट और इख्तलाफात और डिविजन्स का जो है शिकार है। और अमेरिका जो है वो तेजी के साथ अंदर से जो है वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है। और जो अमेरिका के बड़े टेक जायंट्स हैं नाज़रीन, और बड़े बड़े ये बिलियनर्स हैं, जिनकी दौलत कई मुल्कों के जीडीपी से भी ज्यादा अब तजावुज कर गई है। कई मुल्कों के जो जीडीपी, हम बजट की बात नहीं कर रहे हैं, जीडीपी जो आपका पूरा मुल्क जितने कमाता है, तो मुल्कों के जो जीडीपी हैं उससे भी ज्यादा इनकी दौलत जो है वो इंक्रीज कर गई है। तो अब ये इतनी दौलत आ गई है कि उसका करना क्या है, तो इनकी ऐसी ताकत इनको हासिल हो गई है, और फिर टेक्नोलॉजी इनके पास है, और जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं वो इनके पास हैं, और फिर ये मार्स पर जा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका के बड़े टेक जायंट्स हैं, इनके पास एक ऐसी दौलत आ गई है कि ये हुकूमतें गिरा सकते हैं, बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें इनके कंट्रोल के अंदर हैं। तो वो एक, यानी जो अमेरिका के पावर सेंटर्स हैं वो आपस में इस वक्त उनकी लड़ाई छिड़ गई है, और जिसमें एक ऐसा सदर आया है जो ऑलरेडी क्राइसिस दर क्राइसिस पैदा कर रहा है। यानी एक तरफ ये टेक जायंट्स है, ऊपर से वो सदर वो है जो अनप्रेडिक्टेबल है और जिसकी पॉलिसी जो वो ज्यादा से ज्यादा क्राइसिस पैदा कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा इख्तलाफात और डिवीजन्स पैदा कर रही हैं। यानी वो मसाइल को हल नहीं कर रहा, वो मसाइल को हवा दे रहा है। अब जो इलोन मस्क और ट्रंप की लड़ाई है, वो ऊपर ये 2 बंदे लड़ रहे हैं, लेकिन नीचे पूरा सिस्टम लड़ रहा है। क्योंकि इलोन मस्क ने क्या कहा है, इलोन मस्क ने कहा है कि जिसने ये ट्रंप के बिल को पास किया, मैं देखूंगा अगली बारी वो कैसे जीतेगा। ठीक है ना, ये उसने बात की है कि मैं देखूंगा अगली बारी वो कैसे जीतेगा जिसने ट्रंप के इस बिल को वोट किया। ये यहां तक लड़ाई चली गई है, और नीचे ये पूरी, यानी उनका पूरा सिस्टम जो है उसको लड़ रहा है। और देखिए ये जो अमेरिका की लीड है ना, एक दफा जूलियन असांज जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट है और विकी लीक्स के बानी है, और कई साल वो कैद के अंदर भी रहे इसी विकी लीक्स की वजह से, उन्होंने इराक वॉर में जो अमेरिका वहां पर जो कुछ कर रहा था उसकी वीडियो जारी की थी। तो इसकी पादाश में वो जेल के अंदर भी रहे, ऑस्ट्रेलिया के फेमस जर्नलिस्ट हैं।
उन्होंने कहा था कि ये जो अमेरिका की फॉरएवर वॉर है, वॉर आफ्टर वॉर है, दैट्स पर्पस इज नॉट सक्सेसफुल वॉर्स, बल्कि ये अमेरिका की एक पॉलिटिकल इलीट है जो जंगें छेड़ती है और उसका मकसद ये होता है कि वो अपने पैसे को वॉश आउट कर सकें, वो अमेरिका के टैक्स नेट से निकाल कर, क्योंकि देखें हम 10-20 मिलियन और 100 मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और इतना पैसा के मुल्कों के जीडीपी से ज्यादा है। तो अमेरिका के टैक्स नेट से उसको निकाल कर इन मुल्कों को एज आप कह लें कि इस्तेमाल करते हुए फिर वापस अमेरिका में वो पैसा लाया जाए। ये उन्होंने बात की थी कि ये जंगों का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये अमेरिकन है। तो अमेरिकन एलीट जो है ना वो इस वक्त इस सतह के ऊपर आपस में लड़ रही है, और अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो है ना इनइक्वालिटी, वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है वो बहुत बढ़ रही है, खासकर पिछले सालों से बहुत ज्यादा बढ़ी है। यानी आपको अमीर तरीन लोग नजर आएंगे और उधर जो है वो जो बाकी हैं वर्किंग क्लास है उनका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब इस सारे दरमियान में एक जो ग्रेटेस्ट फैक्टर सामने आ रहा है, जो बहुत बड़ी तब्दीली, जिसने बहुत सारों के तजिए आप कह लें कि वो गलत साबित कर दिया, और बहुत बड़े लोग अमेरिका के वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिका के अंदर ये तब्दीली भी होगी, और वो तब्दीली है जो न्यूयॉर्क के अंदर आ रही है। न्यूयॉर्क का जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये नए अमेरिका की आप कह लें कि मिसाल है। ये नया अमेरिका है जो न्यूयॉर्क से इमर्ज कर रहा है, जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी इजराइल और नेतन्याहू जो हैं ये तो नो गो एरिया थे अमेरिका में, ये नो गो एरिया थे कि कोई नेतन्याहू के बारे में बात करेगा, कोई इजराइल के बारे में बात करेगा, कोई इस चीज को जो है वो क्वेश्चन भी करेगा। तो वो क्वेश्चन करना तो दूर की बात, वो खुलकर वहां पर इस बात के ऊपर कैंपेन हो रही है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इस बात के ऊपर कैंपेन हो रही है कि मैं नेतन्याहू को दाखिल नहीं होने दूंगा, इस बात के ऊपर कैंपेन हो रही है, वो जीत रहा है। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर जो तब्दीली आ रही है ये आप कह लें कि नया अमेरिका है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका की जो पॉलिटिकल एलीट है, अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनको देखिए सियासत में फिर जब सियासत में सबसे ज्यादा चीज जो सियासतदानों के लिए मैटर करती है वो वोटर्स होते हैं, और फिर अमेरिका जैसा मुल्क, ठीक है ना। तो आखिर कब तक अमेरिका जो है वो इजराइल की सपोर्ट करेगा, जब अमेरिका के अंदर हालत यहां पर आ गई है, यानी खुद अमेरिका और न्यूयॉर्क के अंदर जो उनका मरकज है, तो अमेरिकन पॉलिटिशियंस कब तक मुझे बताइए कि अफोर्ड करेंगे। अच्छा, फिर जो मागा वाले हैं वो बिल्कुल इजराइल को पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो इतने, यानी अगर आप में से कोई अगर अमेरिका का सोशल मीडिया इस वक्त देख रहा है, और अब तो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये बात चलना शुरू हो गई और इजराइल को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, मतलब खूब जो है वो इजराइल की इस वक्त धुलाई हो रही है, और बहुत ज्यादा मामला वहां पर आगे चले गए, इजराइल के खिलाफ चले गए। अच्छा, जो यूरोप का फार राइट है वो भी इजराइल को अच्छा नहीं समझ रहा है। यूरोप का फार राइट भी वो इजराइल की जंगों के खिलाफ है, इजराइल की सपोर्ट, भाई वो यूक्रेन की सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो इजराइल की वो क्या सपोर्ट करेंगे। तो ये एक नई दुनिया जो यहां पर इमर्ज कर रही है। तो ये जो लड़ाई है अमेरिका के अंदर, ये फैसला करेगी फलस्तीन का, ये फैसला करेगी मिडिल ईस्ट का, ये फैसला करेगी ईरान जंग का, ताइवान का, यूक्रेन का, क्योंकि देखें अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके जो फैसले हैं ये अमेरिका की छेड़ी जंगें हैं ना, अमेरिका असलहा दे रहा है, अमेरिका की वजह से इजराइल कायम है। तो अगर अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है तो वो चीज है जो सब चीजें जब वो दुनिया में बदलने जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ब्रिक्स एक्सपैंड कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि तुम किधर अपना पैसा जाया कर रहे हो। अभी उन्होंने 20% अपना थाट जो है वो यहां पर कर दिया, यहां पर अपना स्टॉक पाइल जो है वो उनका यूज हुआ, और वो यूक्रेन के लिए डिफेंस नहीं बचा है। तो बहरहाल अब जो बड़ी डेवलपमेंट हम रिपोर्ट भी आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, मेजर टर्निंग पॉइंट है ये भी खबर आलमी मंजरनामे के ऊपर, जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी मलेशिया, यानी वियतनाम, यानी म्यांमार, ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं ये ब्रिक्स के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और ब्रिक्स की ताकत का। अच्छा, तीसरी बात यह है कि क्या ईरान की जंग होगी या नहीं होगी। देखिए, नेतन्याहू ये समझता है, वो ये थिंक कर रहा है कि ये उसके आखिरी दिन है। नेतन्याहू ये समझता है कि ये उसके आखिरी दिन है, ये उसके पास लास्ट चांस है उसके शैतानी मंसूबों का जो भी उसने करना है। ट्रंप मौजूद है, ट्रंप एक खुली सपोर्ट दे रहा है, और उसके होते हुए यानी कि एक लास्ट चांस है कि वो जो भी उसके शैतानी मंसूबे हैं वो कर ले। जितनी तेजी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है, जिस तरह से ईरान ताकतवर हो रहा है, इत्तेहादी उसके साथ खड़े हो रहे हैं,
आने वाले 6 महीनों या साल के बाद पता नहीं दुनिया कहां खड़ी होगी, तो उसके शैतानी मंसूबों का ये आखिरी टाइम है। लेकिन अब इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि इजराइल ईरान से नहीं लड़ सकता है, यह बात साबित हो गई। ईरान से लड़ना है अमेरिका ने, लेकिन यह वो दौर नहीं है, ये 2001 नहीं है, ये 2003 नहीं है, यह है 2025 जिसमें ईरान ने छितरौल की है इजराइल की। अच्छा, अब बात यह है कि क्या अमेरिका आएगा? अगर अमेरिका आएगा तो ट्रंप नहीं अफोर्ड कर सकता, यह बात सीधी सी है। ट्रंप नहीं अफोर्ड कर सकता इस जंग को, और क्या आकर वो जीत जाएगा आज के दौर में, यह भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ट्रंप बहुत ज्यादा इस हवाले से प्रेशर में होगा कि ईरान पर आकर एक जंग करना। ठीक है, और दूसरी तरफ इजराइल जो है, पहली बार नज़ीर इजराइल में यह हुआ है कि उनके गली मोहल्लों में जंग गई है। यानी जब से इजराइल कायम हुआ है, इन्होंने जंगें छेड़ी हैं, बमबारी की है, इन्वेड किया है, कोई चैन सुकून उन्होंने मिडिल ईस्ट को नहीं दिया। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो ये ईरान की 12 दिनों की जंग हुई है, ये इनके गली मोहल्लों में गई है। इन्होंने पहली बार उस जंग को देखा है। तो अब इजरायली भी बहुत ज्यादा इस वक्त सहमे हुए हैं और उनको पहली बार अंदाजा हुआ है कि यह जंग होती है। देखें, वो भी तो गजा को, मतलब गजा पर बम गिरते हैं ना, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेबनान पर गिरते हैं, यमन पर गिरते हैं, शाम पर गिरते हैं, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब उनके यहां आकर गिरे हैं तो उनको पता चला कि अच्छा जंगें ऐसी होती हैं। तो ये बहुत, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा प्राइम फैक्टर है, पहली बार उन्होंने जंग देखी है। तो इधर ट्रंप के ऊपर प्रेशर, उधर जो है वो नेतन्याहू चाहता है कि ये उसके आखिरी दिन है और जो वो शैतानी मंसूबे करना चाहता है कर ले, लेकिन ये वो नई रियलिटीज हैं जो इमर्ज हो गई हैं। तो ये बताती हैं कि अगर ये ऐसा कोई मिस एडवेंचर करेगा भी सही, तो फिर इसके मुंह के ऊपर और नॉकआउट चपेट जो वो पड़ने जा रही है। और ईरान पूरी तरह से तैयार है। अभी ये खबर सामने आ रही है कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। ईरान शट्स डाउन एयर स्पेस ओवर वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन्स। ये काफी गैर मामूली है कि वेस्ट में और बल्कि सेंटर के अंदर भी उन्होंने एयर स्पेस बंद की है। मुमकिन है कि उनको किसी हमले का खदशा हो, मुमकिन है कि वो कोई तजर्बात कर रहे हो, कोई मिलिट्री टेस्ट कर रहे हो, कोई रॉकेट्स और मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन ईरान जो वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अब अगली खबर क्या है, यानी मिडिल ईस्ट में मजीद क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में मजीद ये हो रहा है, खबर यह है कि अल शरा की मुलाकात हुई है यूएई में इसराइल के साथ। सीक्रेट मुलाकात जो है वो हुई है अल शरा की। अल शरा हेल्ड सीक्रेट टॉक्स विद इजरायली ऑफिशियल्स इन यूएई। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कोई तजिया करूं, जरा अगली हेडलाइन भी देख लीजिए अल शरा ही के हवाले से। सीरियन सोर्सेज सेज अलेज्ड रिपोर्ट्स अबाउट असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट अल शरा। यरूशलेम पोस्ट, टर्की एंड सीरियन आर्मीज थॉट ISIS प्लॉट टू असैसिनेट अहमद अल शरा। देखें, रियलिटीज कुछ और हैं। अब ये अल शरा साहब आकर बैठकर जो भी सोच रहे हैं, रियलिटीज इसके बिल्कुल मुतजाद है। यानी खबर ये आ रही है कि अल शरा को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। अच्छा जी, वो कौन है जिसने असैसिनेट करने की कोशिश की है? तो सीरिया में अभी ना वो स्टेबल है, ना ही सीरिया में अल शरा के पास पावर है। पैरेलल निजाम वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो एक ऐसे माहौल में जब फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है, गजा में जो कुछ हुआ लोगों ने देखा है, तो आप ये कहेंगे आप इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, तो ये ख्वाब हो सकता है, ये हसरत हो सकती है, ये रियलिटी नहीं हो सकती, ये सस्टेनेबल नहीं है। अरब्स जिन्होंने किया वो नतीजा नहीं निकला। तो आज के इस माहौल में, अच्छा, एक सऊदी शहजादे हैं, उन्होंने द नेशन अखबार में लिखा है कि अगर दुनिया में इंसाफ होता तो अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला ना करता, बल्कि इजराइल की दमूना जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर हमला करता। ये उन्होंने लिखा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखें, ये जो मिडिल ईस्ट के मालिक हैं, ये जो अरब रियासतें हैं, इनके अंदर भी तो मतलब लोग किसके साथ खड़े हैं? लोग नहीं देख रहे कि अमेरिका क्या कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है। तो ऊपर से बैठकर एक बंदा इतनी आसानी के साथ फैसला नहीं कर सकता है आज के इस माहौल में, ठीक है ना। तो मिडिल ईस्ट की जो सेटलमेंट है, इस तरह के मंसूबे हैं, वो बजोरे बाजू किए तो जा सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सकते, वो रिजल्ट्स है वो नहीं निकाल सकते। तो ये मिडिल ईस्ट में ये एफर्ट भी साथ साथ जारी है, नॉर्मलाइजेशन और अब्राहम अकॉर्ड और फलाना फलाना, लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि जो ग्रेट गेम है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ। मिसाल के तौर पे अभी क्वाड की मीटिंग हुई है। अच्छा, क्वाड 4 मुल्कों का है, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये बनाया इसलिए गया था कि चाइना को कन्फ्रंट करना है। ये कुछ साल पहले बना था। क्वाड फॉर्म्स इनिशिएटिव टू चैलेंज चाइना रेयर मिनरल्स कंट्रोल। किस लिए? रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके
देखिए असल गेम जो वो रेयर अर्थ मिनरल्स की है, जिसके पास वो हैं वही एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएगा। ये जो अमेरिका और ट्रम्प साहब की ये जो तिजारती जंग में शिकस्त हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह रेयर अर्थ मिनरल है। रेयर अर्थ मिनरल एक ऐसी चीज है जो चाइना के हाथ में है, 90% उनके पास है, और मतलब ये तो एक ऐसी नब्ज है कि वो जब चाहे दबा दे और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है? बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि क्वाड की पहली मीटिंग हुई है ट्रंप के आने के बाद। यानी वो लड़ाई आगे बढ़ रही है, वो लड़ाई आपको विजिबल नजर आ रही है कि क्वाड की मीटिंग हुई है। क्वाड का मकसद ही चाइना, और हेडलाइन आपके सामने है, क्वाड बना ही चाइना के लिए था, तो वो कहीं ना डीएक्टिव हो गया था क्वाड, तो आज वो एक्टिवेट किया गया दोबारा। ये एक बड़ी गैर मामूली मीटिंग जो है वो हुई है, और क्वाड जो है वो चाइना के खिलाफ। अच्छा, अब इससे क्या होगा? जितना ज्यादा चाइना और रशिया के खिलाफ अमेरिका और यूरोप इकदाम या वेस्ट उठाएगा, उतना ज्यादा चाइना और रशिया जो है वो अपने इत्तेहादियों के करीब आएंगे, उनको अपने करीब करेंगे, ब्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अकेले तो नहीं ना लड़ सकते हैं ना, तो सबको अपने साथ रखना है। तो ये क्वाड और उधर चाइना और रशिया मजीद। अब मिसाल के तौर पर देखिए चाइना इस वक्त क्या कर रहा है, चाइना कैसे ये जंग लड़ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर की जंग चाइना कैसे लड़ रहा है अपने इत्तेहादी ईरान, नॉर्थ कोरिया और बाकियों की मदद के साथ। चाइना जो है वो रीजनल अलायंसेस बना रहा है। यानी देखें अमेरिका क्या करता है कि वो एक एक मुल्क को आकर निशाना बनाता है, तो चाइना ये कर रहा है कि वो इस रीजन में, यानी साउथ चाइना सी में, यानी साउथ एशिया में और बाकी इस सारे रीजन में वो मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है कि सब जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, ताकि अमेरिका दरमियान में पेनिट्रेट ना कर सके। वो एक एक रीजन पर फोकस कर रहा है। साउथ एशिया के हवाले से जो सबसे, यानी जो पाकिस्तान और ये सारे मालिक हैं साउथ एशिया, इनके हवाले से जो सबसे, यानी इस रीजन की टर्निंग पॉइंट खबर है। और चाइना मतलब एक बहुत बड़ी तब्दीली, यानी चाइना को जो समझते हैं, उसकी पॉलिसी को जो जानते हैं कि चाइना इस तरह की चीजें तो कभी करता ही नहीं है, तो चाइना अब बिल्कुल अगले फ्रंट के ऊपर है वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि हदफ वो है। और खासकर जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, चाइना को ये बिल्कुल ये यकीन हो गया कि एक दिन चाइना के ऊपर भी हमला होगा, किसी भी अंदाज के अंदर होगा, अगर ईरान के ऊपर हो सकता है तो। अच्छा, ये साउथ एशिया के मालिक पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल, ये सारे जो साउथ, यहां पर एक सार्क हुआ करती थी, वो डीएक्टिवेट हो गई। तो उसी तर्ज की चाइना एक रीजनल अलायंस जो है वो बना रहा है। अब चाइना तो साउथ एशिया में नहीं है, तो इन ममालिक को इकट्ठा किया जा रहा है। आगे मैं आपके सामने रखता हूं कि साउथ ईस्ट एशिया, इससे अगला जो रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया है, उनके साथ चाइना उनको कैसे जोड़ रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। यानी आप कैसे लड़ते हैं वर्ल्ड पावर से, आप कैसे लड़ते हैं? आप जहां पर हैं आप उसके गिर्द यानी अपने लोगों को मजबूत करते हैं, क्योंकि अमेरिका आपको कंटेन करता है, ठीक है ना, आपके वाटरवेज को, आपके बॉर्डर्स के ऊपर वो इकट्ठा होता है, ठीक है ना, वो बिल्डअप करता है, मुल्कों को आपके खिलाफ करता है। तो चाइना क्या कर रहा है कि अपने रीजन में, अपने इस एरिया में, एशिया में, वो यानी मुल्कों को अपने साथ मिला रहा है। ये बहुत बड़े स्केल की जंग है जो इस वक्त जारी है। अच्छा, साथ चाइना रीजनल अलायंसेस भी बना रहा है, साथ वो बायलैटरल और ट्रायलैटरल मीटिंग्स भी, अलायंसेस भी बना रहा है। मिसाल के तौर पे चाइना ने ईरान, चाइना और पाकिस्तान, इनका एक ट्रायलैटरल एक अलायंस भी बना है नेवी के हवाले से। तो इस तरह के बायलैटरल और ट्रायलैटरल जो उनके मुआहदे हैं वो भी चाइना करवा रहा है। और फिर चाइना क्या कर रहा है, वो पीछे बैठकर अपनी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा भी कर रहा है। यानी वो किसी जंग में तो नहीं है, जंग में आप होते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा होता है। जैसे ट्रंप ने कहा कि मेरे B-2 बॉम्बर्स और फलाना, ये उसने कहा कि मकसद ये था मैं दुनिया को दिखाऊंगा मेरे पास सबसे अच्छे वेपन मेरे पास है। तो चाइना इस तरह से तो नहीं करता, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी का बहरहाल मुजाहरा भी कर रहा है। अभी J-10C जो है वो ईरान को बात चल रही है, इजिप्ट के साथ बात चल रही है, बहुत सारे मुल्कों को चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो वो पीछे बैठकर अपनी टेक्नोलॉजी भी दुनिया के सामने जो है वो लेकर आ रहा है। अच्छा, और अब आप देखिए जो मेजर इसके साथ डेवलपमेंट हुई है, जो हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड ऑर्डर की इस लड़ाई में आप कह लें कि इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट है कि इसके असरात आपको नजर आएंगे। एक तो साउथ एशिया में ये अलायंस बनना, जो साउथ ईस्ट एशिया है यानी इससे अगला रीजन, यानी वियतनाम, यानी कि थाईलैंड, यानी कि कंबोडिया, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे मालिक जो हैं, बड़ी खबर यह है कि ये ब्रिक्स के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। यानी आप कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है
भाई यही वर्ल्ड ऑर्डर है ना कि ये तमाम ममालिक आपके साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका कहां है मुझे बताइए। तो ये सारे साउथ ईस्ट एशिया, इनकी एक तो अहमियत बहुत ज्यादा है, मिनरल्स हैं, फिर अब इंडोनेशिया आप देखें उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, फिर वाटरवेज के हवाले से, मतलब एक लंबी चौड़ी डिटेल है इनकी अहमियत के हवाले से। तो साउथ ईस्ट एशिया ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है ये अभी 4-5 दिन के बाद। उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो शामिल होने जा रहे हैं, उस समिट के अंदर हिस्सा लेंगे और ब्रिक्स का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल जो आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज का जो आपस में एक आपसी इजलास उनका होता है, 10 मुल्क हैं, उनका जो इजलास हुआ था, पहली बार उसमें क्या हुआ कि आसियान प्लस चाइना प्लस गल्फ कंट्रीज, जीसीसी के जो ममालिक हैं वो शरीक हुए थे। यानी ये ट्रायलेटरल पहली मीटिंग थी आसियान के 10 मुल्क, जीसीसी के मुल्क और चाइना ने ये मीटिंग अरेंज करवाई थी। और उसका नतीजा आज आपके सामने आया है कि वो ब्रिक्स के अंदर जो है वो शामिल है। और जीसीसी में अगर आप देखें तो यूएई जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। तो ये कुछ हफ्ते कबल ये मीटिंग हुई और अब आसियान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहा है, यानी ब्रिक्स एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रही है। और इस वक्त अगर आप देखें तो G7 जो है उसको ब्रिक्स क्रॉस कर चुकी है। यानी अगर आप जीडीपी निकालें ब्रिक्स की और G7 की, भाई गवर्नमेंट 7 है ना, यानी 7 गवर्नमेंट जिनकी सबसे ज्यादा जीडीपी है, तो वो सबसे बड़ा अलायंस था, उसको ब्रिक्स ने पीछे छोड़ दिया और अब ये इकोनॉमी से बढ़कर यानी कि स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है वो ब्रिक्स उसके अंदर तब्दील हो रहा है। तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि यानी क्या रशिया और चाइना वो अफोर्ड करेंगे कि उनका सबसे करीबी तरीन मुल्क और ब्रिक्स का अहम तरीन मुल्क, सबसे एक बड़ी अस्करी ताकत और एनर्जी का हब ईरान, उसको वो फॉल करने देंगे? जब चाइना को पता है कि अमेरिका उसके खिलाफ आ रहा है, वो ईरान को फॉल करने देंगे। और जब वो रीजन में ऐसे ऐसे अलायंसेस बना रहे हैं तो वो ईरान को फॉल करने देंगे। ये इनकी खामख्याली है। ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है ये ड्रॉ कर रही है साउथ ईस्ट एशिया क्लोजर टू ब्लॉक्स ऑर्बिट, और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। और खासकर जो चाइना का रोल है एंड यूएस थ्रेट्स जो है वो उसके ऊपर टेंशंस बढ़ रही हैं। ये 6 से 7 को ये समिट होने जा रहा है। मेजर एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस होने जा रही है, यानी मैं टर्निंग पॉइंट है, मेजर एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस होने जा रही है। और दैट सिग्नल के रिकन्फिगरेशन ऑफ अ ग्लोबल पावर, एक ब्रिक्स जो है वो बड़ी ग्लोबल पावर है। और इसमें मकसद ये है कि सब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएं, जैसे उधर से हमलावर हो रहे होते तो आप ऐसे ढाल बना के सब एक साथ नहीं जुड़ जाते। ये एक ढाल है जो ब्रिक्स बना रहा है। हमला हो रहा है और अमेरिका का यही तरीकाकार है, वो एक एक मुल्क को निशाना बनाता है। तो ये चाइना जो कर रहा है ये ढाल बना रहा है, वैसे चाइना और रशिया। और वो कह रहे हैं कि इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान और यूएई ये ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं। और इसके साथ ही 40% जो जीडीपी है वो ब्रिक्स है, और जो G7 है उसको क्रॉस कर गए हैं, जिनकी 30% ग्लोबल जीडीपी है, तो इनकी 40% हो गई है इन तमाम ममालिक की। और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो प्रेजेंस है दैट रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट। और वो कहते हैं कि ऑल्दो के ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान के ये मालिक हैं, ये साइडलाइन रहे हैं ब्रिक्स से, लेकिन अब वो शिफ्ट कर रहे हैं, अब वो चेंज आ रहा है। यानी आसियान दूर थे जरा ब्रिक्स से ना, इतना जरा साइडलाइन थे, लेकिन अब वो चेंज आ रहा है। और इंडोनेशिया ने जनवरी में ज्वाइन कर लिया था। और अब मलेशिया, देखें इंडोनेशिया और मलेशिया कितनी बड़ी इस्लामिक पावर्स हैं और बहुत ज्यादा इनकी अहमियत है। इंडोनेशिया के साथ मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। देखिए वियतनाम की कितनी ज्यादा अहमियत है और वहां पर मिनरल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो क्वाड कह रहा है कि चाइना को कन्फ्रंट करना है मिनरल्स के लिए, और यहां पर वो वियतनाम भी और थाईलैंड भी और मलेशिया भी, यहां पर भी मिनरल्स हैं। तो 90% तो ऑलरेडी चाइना कंट्रोल करता है, चाइना के पास है। तो इन मुल्कों में बाकी 2-3% तो इनके पास है। तो चाइना का और ज्यादा ताकत जो है वो बढ़ेगी। और वर्ल्ड ऑर्डर, यही वर्ल्ड ऑर्डर है ना, और वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना है? अच्छा, ग्रोइंग इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर शिफ्ट इन द ग्रुप स्ट्रेचर, और मल्टीलैटरल बॉडी ये बन रही है ब्रिक्स, यानी बहुत सारे मालिक साउथ अफ्रीका से और आगे और पीछे। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ब्रिक्स के जो 2 बैंक हैं, एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक और CRA,
ये कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स, ये जो दो बड़े इदारे हैं फाइनेंस के हवाले से, ये टक्कर दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। देखिए वो पूरा पैरेलल सिस्टम लेकर आ रहे हैं और वो कभी भी आने वाले महीनों के अंदर अपनी करेंसी अनाउंस कर सकते हैं। हो सकता है इसी समिट में वो करेंसी अनाउंस करें, लेकिन साथ यानी ये बैंक्स का आना, ये आप समझ लें कि एक नया पिलर है, पूरा नया ऑर्डर वो लेकर आ रहे हैं। और ब्रिक्स मीट्स आसियान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आल्सो सी ब्रिक्स एज अ व्हीकल टू स्ट्रेंथन, यानी आसियान के मुल्क भी ब्रिक्स को एज अ व्हीकल देख रहे हैं कि वो स्ट्रेंथन कर सकें साउथ साउथ रिलेशन। साउथ साउथ रिलेशन क्या है? यानी साउथ ईस्ट एशिया और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कौन सा मालिक है? जो राइजिंग पावर्स हैं, लातीनी अमेरिका के मुल्क, अफ्रीका के मुल्क और ईरान और चाइना, यानी आप समझ लें जिनके ऊपर साम्राज्य हमलावर हो चुका है या होने जा रहा है या मजलूम अकवाम है, वो साउथ, ये ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं। तो आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया टू ग्लोबल साउथ, साउथ साउथ रिलेशन को वो मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। और चाइना और ब्राजील जैसे ममालिक जो हैं और रशिया, ये अपनी एफर्ट्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। किस लिए? कौन सी एफर्ट्स? यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के जो पोस्ट वर्ल्ड होगी, यूनिपोलर वर्ल्ड की जो पोस्ट वर्ल्ड होगी, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड जा रही है, उसके बाद की जो दुनिया है उसमें कैसी दुनिया चलेगी, उसके लिए रशिया, चाइना और ब्राजील और उनके इत्तेहादी एफर्ट्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं ताकि तेजी के साथ वो मुतबादिल निजाम लाया जाए। अब ईरान में आप देखें ना कि वो नेविगेशन उन्होंने शिफ्ट कर ली है, तो बाकी मुल्कों में भी आपको नजर आएगा। और टेंशंस ग्रो ओवर फ्लैश पॉइंट्स लाइक ताइवान। अब ताइवान के ऊपर टेंशंस बढ़ रही हैं, तो चाइना को पता है कि ताइवान में उनको जो मसला कर रहा है अमेरिका, तो चाइना आगे बढ़ेगा। अगर चाइना को तंग ना किया जाता तो चाइना का कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो उनकी थिंकिंग ही उस तरह से नहीं है कि हमने कोई दुनिया में जाना है। वो सिविलाइजेशन अलग तरीके से सोचते हैं, उन्होंने कभी इस तरफ नहीं आना था। ये इन्होंने चाइना को जो तंग किया, ठीक है ना, ये उनको जो सब्जुकेशन डिमांड किया कि सरेंडर करो, हमारे मुताबिक तुम्हारी इकॉनमी चलेगी, ये मसला हुआ है। और ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजिकली ये जो पार्टिसिपेशन हो रही है, अब इथियोपिया जैसे मुल्क हैं, यानी कमजोर मुल्क भी हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी इकोनॉमीज भी नहीं है, कोई बड़ी मिलिट्रीज भी नहीं है, लेकिन इनको भी शामिल किया जा रहा है। मकसद क्या है? एक सिंबॉलिक वेट भी क्रिएट करना है, सिंबॉलिक वेट भी क्रिएट करना है। इनेबलिंग स्मॉलर स्टेट्स, छोटी रियासतों को इस काबिल बनाना है टू स्टेक आउट स्पेस इन मल्टी पोलर ऑर्डर while resisting pressure from the side of intensifying US China competition, ताकि छोटी जो रियासतें हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो स्पेस क्रिएट हो सके कि वो रेजिस्ट कर सके और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और वो रेजिस्ट कर सकें। जब दो हाथियों की लड़ाई हो रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, और अमेरिका प्रेशर करेगा मुल्कों को, तो छोटे मुल्कों को इस काबिल बनाया जाए कि वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर सके। अब कैसे रेजिस्ट करेंगे? अच्छा जी, आप बात नहीं मानेंगे, आपका वर्ल्ड बैंक से कर्जा रोक देंगे, आईएमएफ से कर्जा रोक देंगे, ब्रिक्स कहेगा हम कर्जा देते हैं, इसमें क्या मसला है? वो कहेंगे कि हम हमला करने आ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई इकदाम उठा रहे हैं तो वीटो कर देंगे। मतलब उनको जो बिल्कुल कमजोर ममालिक है और अमेरिका को रेजिस्ट नहीं कर सकते, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो, रेजिस्ट कर सके। अब मुझे बता दें, जो इतना कुछ कर रहे हैं वो ईरान को फॉल करने देंगे? तो ये नेतन्याहू और ट्रंप की खाम ख्याली है, और जो उसने ये टेरर वॉर छेड़ी, अब पीछे हटना पड़ा है, पीछे हटना पड़ा है। तो क्या है, उसकी कैलकुलेशन में नहीं था, वो बस इसी में है कि बस अमेरिका ही सुपर पावर है, दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है। ये गैर मामूली रिपोर्ट्स थी और ये इतनी रिपोर्ट्स हैं कि इसको बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ब्रिक्स का ये मामला, आसियान का उसमें आना, क्वाड की मीटिंग और अमेरिका के अंदर आने वाली तब्दीली, ये बहुत लंबी डिबेट वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने मुख्तसरन आपके सामने दुनिया के हकायक रखने की कोशिश की है, जिसका बरह रास्त ताल्लुक जो है वो मिडिल ईस्ट और फलस्तीन के इशू के साथ है। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।